नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति में मेरे पिछले वीडियो में मैंने ब्रिटिश संविधान शुरू किया था, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी, उसके सामाजिक आर्थिक आधार, ब्रिटिश संविधान का महत्व, उसका अस्तित्व है अथवा नहीं, और ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इतनी जानकारी के बाद आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि ब्रिटिश संविधान का क्या महत्व है और वो इतना अनूठा क्यों है। एक अनूठे संविधान के रूप में, एक प्राचीनतम संविधान के रूप में ब्रिटिश संविधान जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको समझाई थी कि संविधान जो है वो जीवन का वह मार्ग है जिसे हर राज्य चुनता है, हर राज्य अपनाता है, और ये जो मार्ग है वो विभिन्न राज्य में जो परिस्थितियां होती है वो हर राज्य की अलग अलग होती है। उस हिसाब से उस मार्ग को हर राष्ट्र चुनता है। तो ब्रिटिश संविधान का जो स्वरूप है वो भी हम यही देखते हैं कि अपने आप में एक अनूठी विशेषताएं लिए हुए है। तो जो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आदि आपको विशेषताएं समझाने जा रही हूँ। सबसे पहली जो विशेषता है ब्रिटिश संविधान की वो है ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। उससे पूर्व हम ये देखें कि ब्रिटिश संविधान जो है वो विकसित संविधान है। तो विकसित संविधान, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि भारत, अमेरिका और फ्रांस जिनके की संविधान का निर्माण हुआ है और जिसको कि एक विशेष संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो ब्रिटिश संविधान है उसका विकास हुआ है और जो वर्तमान स्वरूप हम ब्रिटिश संविधान का देखते हैं वो विकास का ही परिणाम है। अलग अलग समय पर ये 1400 वर्ष करीब इस संविधान को विकसित होने में लगभग लगे, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग विभिन्न संस्थाओं का विकास हुआ और वो शासन का आधार बनी। तो ब्रिटिश संविधान एकमात्र विकसित संविधान का विश्व में उदाहरण है और इसकी जो तुलना है वो एक विशाल भवन से की जा सकती है, जो कि उसको बनाने में विभिन्न पीढ़ियों का प्रयत्न समय समय पर लगा था। दूसरी जो विशेषता है, अभी मैंने बता रही थी आपको, अलिखित संविधान। अलिखित का मतलब आपको मालूम है कि संविधान किसी भी प्रकार से किसी लेखबद्ध या लेख पत्र में उपलब्ध नहीं है और सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि ब्रिटिश संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख में उपलब्ध होता है, लेकिन ब्रिटिश संविधान एकमात्र विश्व में ऐसा उदाहरण है जो कि अलिखित संविधान का उदाहरण माना जाता है। अंग्रेज जो लोग थे वो सिद्धांतवादी कम और व्यावहारिक अधिक थे, इसलिए उन संविधान को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी है और उनका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है और इसके कारण जो है इसके अस्तित्व पर भी संदेह किया जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो मैंने आपको बताई कि लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान है। लचीला संविधान जो है वो परिवर्तनशीलता के आधार पर आपको बताया गया था पहले भी, दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला और कठोर। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीले संविधान का उदाहरण है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन या परिवर्तन साधारण बहुमत की प्रक्रिया से कर लिया जाता है और आसानी से उसमें परिवर्तन संभव है, इसीलिए उसको लचीला संविधान कहा जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से
भले ही ब्रिटिश संविधान लचीला है और साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये पाएंगे कि ब्रिटिश संविधान में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए ये वहाँ पर प्रावधान है कि जो आम चुनाव होते हैं उस आम चुनाव में जन सहमति के द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार किया जाता है, जन सहमति उसके ऊपर ली जाती है और तभी परिवर्तन संभव होता है। फिर चौथा जो विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटिश संविधान जो है वो सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। इसकी एक कोटेशन है जो कि मुनरो ने लिखी है। उन्होंने कहा, ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। इस कोटेशन के आधार पर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी इस कोटेशन को समझाने का पूछा जा सकता है। तो आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं समझा रही हूँ कि किस प्रकार ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। कुछ जो 3 बातें हैं, जैसे कि ब्रिटिश संविधान देखें सैद्धांतिक दृष्टि से तो वहाँ पर राजतंत्र है, लेकिन वास्तव में वहाँ लोकतंत्र है। दूसरी चीज़, ब्रिटिश संविधान में शक्ति पृथक्करण कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन सिद्धांत में ये कहा गया है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। चूँकि वहाँ पर संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शक्ति पृथक्करण नहीं है। तीसरी बात, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार में इस भेद के कारण ऑग ने कहा था कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका जो रूप है वो सीमित राजतंत्रात्मक है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आपने देखी ये 3 बातें हैं वहाँ पर, निरंकुश राजतंत्र, सीमित संवैधानिक राजतंत्र और तीसरा लोकतंत्र। इन तीनों को अलग अलग हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से सैद्धांतिक दृष्टि से आज भी वहाँ पर राजतंत्र ही स्थापित है, लेकिन राजतंत्रात्मक निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था उसे कहा जाता है जहाँ पर सम्राट का पद हो और सम्राट के पास असीमित प्रशासनिक शक्तियाँ हो। तो ब्रिटिश में सैद्धांतिक दृष्टि से ये स्थिति 1688 यानी गौरवपूर्ण क्रांति के पूर्व भी थी। सम्राट बहुत निरंकुश शक्तियों से जो लिप्त था, लेकिन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद भी सैद्धांतिक दृष्टि से आज भी ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र या राजतंत्र है। वहाँ पर जो है सम्राट में समस्त शासन की शक्तियाँ निहित है, विधि और न्याय का स्रोत भी वही है और किसी भी प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति उसी के सलाह से होती है, उसी के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने अपने कार्य को करते हैं और वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और लोक सदन को भंग करता है। संसद द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर उसी के होते हैं और कानून का रूप तभी ग्रहण करता है जब सम्राट के हस्ताक्षर हो जाएं। उसके बाद राज्य के समस्त सैनिक और असैनिक अधिकारियों की वही नियुक्ति करता है, वही उनको हटाता है। सम्राट ही शांति एवं युद्ध काल में इंग्लैंड की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। युद्ध की घोषणा, शांति एवं संध्या सभी कुछ उसी के नाम से होती है और इंग्लैंड की समस्त जनता राजभक्त और इंग्लैंड का राष्ट्रीय गीत है गॉड सेव द किंग। यानी बेजहॉट ने
सम्राट के कार्यों की एक लंबी सूची दी, जो आज भी ये सत्य है। और सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन में सब कुछ सम्राट के नाम से है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है। तो ये तो बात हुई सिद्धांततः निरंकुश राजतंत्र की। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर सीमित राजतंत्र कैसे है, सीमित संवैधानिक राजतंत्र कैसे है। तो इस व्यवस्था का अर्थ होता है कि यद्यपि जो शासन की शक्ति है, राजा का पद होता है, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा मर्यादित कर दी जाती है। तो ये मर्यादित करने की जो शक्ति है वो ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियों को मर्यादित करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, कैबिनेट और संसद, जो कि इसकी शक्तियों को सीमित करती है और वो उन्हीं की सहायता से कोई भी कार्य करता है। उसके द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता और संगठन की दृष्टि से इसे सीमित राजतंत्र ही कहना उचित होगा। वस्तुतः लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब है कि राज्य की जो शक्ति है वो अंतिम रूप से जनता के पास होती है और राज्य का प्रधान जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित हो। तो सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही निरंकुश राजतंत्र है, रूप की दृष्टि से सीमित संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में निश्चित रूप से जो है एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात जो प्रतिनिधि है वो निर्वाचित होता है और उसी के द्वारा अंतिम रूप से जनता ही उसे चुनती है और अंतिम शक्ति जो है वो जनता के हाथ में विद्यमान होती है। इसके अलावा संसदात्मक प्रजातंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन जो है वो बहुत ही प्राचीनतम ये व्यवस्था ब्रिटेन की एक आदर्श व्यवस्था मानी जाती है, जिसको कि विभिन्न राज्यों ने भी अपनाया। संसदीय प्रणाली जिसमें 3 विशेषताएं होती है, दोहरी कार्यपालिका और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध तथा कार्यपालिका का अनिश्चित काल। ये तीनों विशेषताएं ब्रिटिश संविधान में मौजूद है और संसदीय प्रणाली में इन्हीं व्यवस्था को अपनाया गया है। और अंत में संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश शासन आपने देखा लचीला संविधान है और एकात्मक शासन को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है कि संसद जो भी कानून बनाता है उसको किसी भी प्रकार से कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसा कि भारत और अमेरिका में आपने देखा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाया गया है, अवैध घोषित किया जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में जो संसद कानून बनाती है वही अंतिम कानून माना जाता है। लेकिन इस संबंध में यह स्मरणीय है कि संसद की प्रभुसत्ता केवल कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार है। व्यवहार में संसद की शक्तियों पर भी अनेक प्रतिबंध है, वहाँ पर भी परंपराओं और रूढ़ियों को माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और कानून को उसकी यथार्थ स्थिति से सीमित किया जाता है। धन्यवाद।